सो वीबीटी की पहली लिमिटेशन क्या लिखवाई थी मैंने लास्ट क्लास में? सिर्फ मुझे पहली लिमिटेशन चाहिए, बाद की वाली नहीं। ये जो तुमने गुरगुर गुरगुर किए मैं कुछ नहीं समझ में आया। शिखर, शिखर जस्टिफिकेशन कोई नहीं दिया कि कहां पर बैक पेयरिंग होनी है, कहां पर बैक पेयरिंग नहीं कर सकते आप, इसके बारे में उन्होंने कोई डाटा नहीं दिया। उन्होंने, अगर आप अब सोचो ब्रॉडर व्यू में, बाहर से निकल के देखो वीबीटी को कि उन्होंने किया क्या। अगर नेचर में 1000 केस थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, उन्होंने हजारों की लिस्ट बनाई और देखा किसमें अनपेयर्ड हैं और किसमें अनपेयर्ड नहीं है। जिसमें अनपेयर्ड नहीं है उनमें उन्होंने कह दिया सब में बैक पेयरिंग हो गई, जिसमें अनपेयर्ड है उसमें कह दिया बैक पेयरिंग नहीं हुई, बस ये किया। यानी उन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट को एक्सप्लेन किया, बट उसके पीछे का लॉजिक नहीं दिया कि क्या मेरे को फिर हजारों केस याद रखने पड़ेंगे। नो, उस बहुत बड़ी लिमिटेशन को सॉर्ट किया किसने? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। CFT के नाम से ये फेमस है। बहुत पहले का बोर्ड का एक क्वेश्चन है जो हम अब नहीं एक्सपेक्ट करते, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन को विद कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मोर ऑब्जेक्टिव की तरफ कन्वर्ट कर दिया गया है कि पार्ट्स में पूछिए, 2 या 3 नंबर के लिखने वाले क्वेश्चन कम हो। तो बोर्ड क्योंकि टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव ज्यादा जा रहा है, तो अब ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे। बट आज से 10 साल पहले का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जस्टिफाई द नेम CFT। इसका नाम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों रखा? क्रिस्टल तो सॉलिड होता है, यहां कौन से सॉलिड की बात कर रही हूं मैं, क्या है? तो ये भी एक चीज इसमें हिडन है कि इसका नाम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों है, हेंस द नेम गिवन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कहीं असर्शन रीजन में हम फंस जाएं कि इसका नाम क्रिस्टल फील्ड क्यों दिया है, तो उसके लिए बात करते हैं। तो वीबीटी की उस लिमिटेशन को कवर करने के लिए ही CFT आई। वीबीटी ने जो ऑलरेडी बात बता दी, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, उसको ये थ्योरी बताने के लिए नहीं लाई गई। जो ऑलरेडी बताया जा चुका है उसके लिए नहीं। तो वीबीटी ने दो चीजों का डिटेल नहीं दिया, एक तो बैक पेयरिंग जो बहुत सिरदर्द बन गई मेरे लिए, और दूसरी चीज कौन सा कलर, वायलेट एंड पे आएगा कि ऑरेंज एंड पे आएगा, क्या ये बदलने से कलर बदलेगा? जो आपको याद हो, वर्नर वर्नर की थ्योरी में मैंने बताया था कि कलर बदलता जा रहा है। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के नंबर में अगर आपने देखा था तो 4 तरह के कलर थे। ऐसी चीजों के बारे में वीबीटी ने बिल्कुल मुंह बंद रख लिया कि हमें नहीं पता। ज्योति बाकी की हाँ ये सारी उठवा लेना। तो यहां पर मेरे पास CFT, ये मत सोचना कि CFT से आप वो बातें भी बता पाओ जो वीबीटी से बता पा रहे हो, नहीं। CFT is not going to be interfering with what information VBT is already giving to you. तो ये कंफ्यूज मत होना। तो अब बिल्कुल VBT को भूल जाइए। CFT ने नई अप्रोच उठाई कि VBT सरासर गलत है। उनका ये कहना है जिन दो बातों के लिए VBT जवाब नहीं दे पाई, उनके लिए आपको अब हमारी बातों को मानना पड़ेगा, VBT की कोई बात नहीं लानी। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जो लिंकेज हुआ है ना, जो बॉन्ड बना है ना मेटल और किसके बीच में, लिगेंड के बीच में, पुरानी थ्योरी क्या कहती थी, वो बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि म्यूचुअल कॉपरेशन है, एक ने पूरा पेयर दिया है, दूसरे ने उसको शेयर किया है। तो जब भी आपको ओवरलैप मिलता है, डायरेक्शनल बॉन्ड मिलता है, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है। CFT कहती है सरासर इस बात को मैंने नहीं मानना, क्योंकि मेरे को तो कलर और बैक पेयरिंग एक्सप्लेन करनी है, ज्योमेट्री तुम अपनी अपने पास रखो। तो यहां CFT कहती है मेटल और लिगेंड के बीच के बॉन्ड को आपको प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मानना पड़ेगा, जो दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में होता है, और उसको केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी CFT ने पहले तो हमारा फंडा क्लियर कर दिया, लिगेंड्स को आपको नेगेटिव चार्ज मान के चलना है। अब एज्यूम लिगेंड्स एज पॉइंट नेगेटिव चार्ज। चाहे लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो लोन पेयर तो है ना उसका। लेकिन अब मैं ये बात बोलने में भी हेजिटेट करूंगी कि लोन पेयर दे रहा है, ये तो कह रहा है कुछ कुछ लेना देना नहीं हो रहा। आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम भी नहीं ले सकते। इनका कहना है बिल्कुल नए सिरे से सारे लिगेंड्स को एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज मान लो, सारे सेंट्रल मेटल एटम जनरली कैटायन ही है, उनको पॉइंट पॉजिटिव चार्ज मान लो। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसके नाम से कौन सा बॉन्ड जाना जाता है? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। आयोनिक बॉन्ड जिन भी चीजों में होता है वो सारे क्या होते हैं? सॉलिड। जिनमें भी आयोनिक बॉन्ड है वो सारे कौन से सॉलिड होते हैं? क्रिस्टल, ना कि अमॉर्फस। हेंस द फर्स्ट नेम क्रिस्टल।
इस थ्योरी के नाम में क्रिस्टल वर्ड इसलिए आया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिस्टल्स में कैटायन एंड आयन के बीच में होता है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां मेटल और लिगेंड्स के बीच में होता है। तो पहला वर्ड क्रिस्टल इस बात से आया, और पहले पॉस्टुलेट में मैंने आपको बता दी ये बात। ठीक है, हमने इनकी एक बात मान ली कि भाई बॉन्ड कोवेलेंट तो होता ही नहीं है, बिल्कुल उल्टी गंगा बहा दी, बॉन्ड आयोनिक होता है, चलते हैं मान के। सेकंड, लिगेंड्स अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो, क्योंकि सब पे पॉइंट नेगेटिव चार्ज है। हमें लिगेंड्स को पॉइंट नेगेटिव चार्ज मानना है, तो हमें पता लग गया सब पे नेगेटिव चार्ज है। वो अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज करेंगे कि उनमें रिपल्शन कम से कम हो, हेंस द ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। वो भी उन्होंने कह दिया कि लिगेंड्स का काम है अपने आप को ऐसे अरेंज करें कि रिपल्शन कम से कम हो। मान गए बात इसकी भी। तीसरा और आखिरी पॉस्टुलेट, ये दूसरा पॉस्टुलेट तो मैंने जबरदस्ती क्रिएट किया कि कोई कल को फंसे कि मेरे को ज्योमेट्री भी सीएफटी से बतानी है, आप अड़ जाओ, तो मैं एक लिख दूं भाई तुम इससे बता लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप बुक्स देखेंगे सिर्फ दो ही पॉस्टुलेट हैं। पहला पॉस्टुलेट बताता है ये क्रिस्टल से मैच करता है, दूसरा पॉस्टुलेट में फील्ड वर्ड के बारे में है। ये मैं कितना भी बताने की कोशिश कर लूं, आपको समझ आएगा नहीं जब तक मैं एग्जांपल नहीं लूंगी। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नोट्स मैं इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूं, समझिए, अगली स्लाइड से आना शुरू होगा, ऐसे समझ आएगा नहीं। इनका कहना क्या है, जैसे ही लिगेंड अटैक करना शुरू करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को बॉन्ड बनाने के लिए, कौन सा बॉन्ड बनाने के लिए, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, उसके चक्कर में लिगेंड एक नेगेटिव चार्ज की फील्ड लेके आ रहा है, उसके चक्कर में उसके डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी स्प्लिट हो जाती है। अभी डीजेनरेसी क्या है, सेम एनर्जी, डी ऑर्बिटल में 3D में कितने ऑर्बिटल हैं जो एक ही डब्बे में बनाते हैं, 5। पांचों के पांचों क्या कहलाते हैं, डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम हो। अब तक हम पढ़ते आए हैं डीजेनरेसी डी ऑर्बिटल की 5 है। मेटल को जैसे ही लिगेंड 6, 4, 5 जितने भी लिगेंड अटैक करते हैं, उनकी डीजेनरेसी स्प्लिट होनी शुरू हो जाती है, मतलब टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं। 3 एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गए, 3 की एनर्जी कम हो गई उसमें भी, और 2 की एनर्जी ज्यादा हो गई, यानी डीजेनरेसी ब्रेक्स। डीजेनरेसी ब्रेक होते ही वहां पर, जब डीजेनरेसी ब्रेक हो गई, ब्रेक होने का मतलब क्या है, स्प्लिट होना, यानी कि लिगेंड्स की फील्ड के अटैक में डीजेनरेसी जो है वो स्प्लिट हो गई। और वो जो स्प्लिटिंग है वो किस पे डिपेंड करेगी, लिगेंड कौन से और किस तरह से आ रहे हैं। यानी कि दो बातें हुई इस थ्योरी के हिसाब से, एक भाई अट्रैक्शन क्रिस्टल वाले लो, दूसरा ये जो डीजेनरेसी टूट रही है ना, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रही है, किसकी वजह से, आने वाले लिगेंड्स की फील्ड की वजह से। इसीलिए इस थ्योरी का नाम रखा गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सारा काम खराब किया आके लिगेंड की फील्ड में। तो ये अभी पॉस्टुलेट नहीं समझ आएगा, मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं, अभी आपके लिए वो सेंस ही नहीं बना रहा। जैसे ही मैं एक एग्जांपल कराऊंगी, मैं इस स्लाइड पे दोबारा आके फिर एक एक वर्ड बताऊंगी। अभी आपको काफी कुछ इसका समझ नहीं आएगा, स्प्लिटिंग है क्या आपने तो आज तक सोचा भी नहीं, डी ऑर्बिटल के भी टुकड़े हो सकते हैं, तो वो मैं बता भी दूं, टेट्राहेड्रल में अलग, ऑक्टा में अलग, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में अलग, स्क्वायर प्लेनर में अलग, आपके लिए कोई अभी सिग्निफिकेंस नहीं रखता, आज की क्लास के एंड तक ही सिग्निफिकेंस रख लेगा। बट इतना बताना, इतना टाइम स्पेंड करना इसलिए जरूरी था कि आपको पता रहे ऐसा कुछ है जिसको नोट करना है या करना चाहिए। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी मैंने पढ़ ली, सुन ली, मेरा तो अभी भी मुद्दा वो है, आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए तब आपकी थ्योरी को मैं मानूं। लेट्स स्टार्ट, ये थ्योरी कहती क्या है, जैसे वीबीटी को हमने स्टार्ट किया था। कैन आई शिफ्ट, हो गया सबके पास? तो अब मैं एक एग्जांपल लूंगी सीधा, ये पूरा पूरा डायग्राम मेरे कराने के बाद आप लोग करोगे, पहले मेरे को समझाने देना, क्योंकि कुछ चीजें आपको अपने हिसाब से करनी होंगी। ये बोर्ड में एज इट इज एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, ड्रॉ स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो अब सारी सीएफटी आपको इसमें समझ आ जाएगी, तो आप मेरे साथ साथ इसको करिए। दिस, अगर मान लीजिए कोई सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ 6 लिगेंड्स कनेक्टेड हैं, मेरे पास इसको बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है। 6 लिगेंड जब किसी सेंट्रल मेटल आयन को या एटम को अटैक करते हैं तो मेटल के साथ होता क्या है, ये अब समझिए। ये बहुत डिटेल आपको आंसर्स दे देगा जो अभी तक हम क्वेश्चन में नहीं पूछ पाए आपसे। तो इनका कहना यह है, सीएफटी अच्छा खासा मेटल आयन, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ये न्यूट्रल था तो क्या है यहाँ पे, +3,
राइट अच्छा खासा मेटल का आयन अकेला अपनी लाइफ में मस्त था, उसको आइसोलेटेड मेटल आयन मैंने लिख दिया। आइसोलेटेड मेटल आयन पड़ा है एनर्जी में। ये किसका मैं डायग्राम शो कर रही हूं? एनर्जी का। उसकी एनर्जी यहां एग्जिस्ट करती है, चाहे ये क्रोमियम 2+ है, कोबाल्ट 3+ है, निकल 2+, कुछ भी है। अभी मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भरे, इलेक्ट्रॉन अगली स्लाइड से भरना शुरू करूंगी। बट जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे, 1 था, 2 थे, 4 थे, 5 थे, 8 थे, जितने भी थे वो इसके अंदर हैं, जैसे होते हैं डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं वो ठीक ठाक बैठे हुए हैं। जैसे इस सेंट्रल मेटल आयन को, जिसकी प्राइमरी वैलेंसी काउंटर आयन ने सेटिस्फाई कर रखी है, इसको जैसे कोई फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑपोजिट चार्ज की यानी नेगेटिव चार्ज की अटैक करती है, तो सिमेट्रिकल फील्ड एक ही है, स्फेरिकल। स्फेरिकली अगर हर तरफ से सिमिलर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये उस फील्ड में अट्रैक्ट होगा या अपना कुछ एक्शन शो करेगा। एनर्जी एक बारी को तो इसकी बढ़ेगी, राइट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कमिंग लिगेंड्स इफ दे आर सिमेट्रिकल। लेकिन 6 लिगेंड कौन सी फील्ड लाते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल फील्ड का मतलब क्या है? ऑक्टाहेड्रल फील्ड का मतलब है ये रहा मेटल, इसको 6 लिगेंड अपने पॉइंट नेगेटिव चार्ज से अटैक कर रहे हैं। क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं, इट इज नॉट सिमेट्रिकल। ये सिर्फ 6 जगहों से अटैक कर रही है, बाकी जगह से नहीं कर रही। और वो जो 6 जगहों से अटैक कर रही है वो एक्सिस से कैसे मीट करेगा, थोड़ा 2-3 स्लाइड बाद डिटेल आएगा। बट इतना समझ लीजिए, ऑक्टाहेड्रल और स्फेरिकल में अगर तुमसे कोई पूछे सिमेट्रिकल कौन सा है, स्फेरिकल। ऑक्टाहेड्रल इज नॉट सिमेट्रिकल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के साथ 6 लिगेंड, इन 6 लिगेंड्स की वजह से ये 5 जो डी ऑर्बिटल थे, 6 लिगेंड अटैक करने आ रहे हैं। इन 6 लिगेंड्स को देखते ही 5 में से 2 ऐसे ऑर्बिटल थे जो उनकी एक्सिस पे जाके 6 लिगेंड से भिड़ गए। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। लिगेंड का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव सामने आएंगे तो मामला तो गड़बड़ होगा। तो इनमें से 2 ऐसे थे। अब आपको धीरे धीरे ज्योमेट्रीज भी याद दिलाऊंगी 3D की, पांचों की क्या होती है। डबल डंबल होती है, एक की डोनट होती है, एक की कुछ अलग होती है। डबल डंबल में एक्सिस अलग होती है। इनमें से चुन के कोई 2 ऐसे थे जो 2 ऑक्टाहेड्रल फील्ड के रास्ते में आ गए, कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। 2 ऑर्बिटल्स इसके सामने पड़ गए। जो 2 ऑर्बिटल एग्जैक्टली इसकी एक्सिस के आगे आके इससे टकराए, उनमें रिपल्शन बढ़ा, उनकी एनर्जी ऊपर हो गई। लेकिन 3 ऐसे थे जो इनसे बिल्कुल बच के निकले, और एकदम बच के निकले तो उनकी एनर्जी उल्टा कम हो गई, रिपल्शन हुआ नहीं और बॉन्ड बनना शुरू हो गया, अट्रैक्शन फोर्स और आ गई, तो उसकी वजह से इनकी एनर्जी थोड़ी घट गई। यानी वो जो 5 ऑर्बिटल डी के डीजेनरेट माने जाते थे, अब वो टूट के 2 टुकड़ों में बट गए। ये काम करता है लीगेंड आके। अब आप देखोगे लीगेंड की, जैसे ही आपको लीगेंड की क्वालिटी पता चली, वीबीटी ने तो बात ही नहीं करी, उसने तो कहा सिर्फ लीगेंड आके अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खत्म बात। यहां इसने कहानी बदल दी कि लीगेंड आके इलेक्ट्रॉन देना बाद की बात है, पहले तो वो डी ऑर्बिटल के 2 पार्ट्स बना देता है, 3D नीचे और 2D ऊपर। बट एक चीज देखिएगा, ये इन सब में सबसे नीचे है, और इसकी एनर्जी नीचे में इतनी नीचे ना बन जाए कि वो इससे नीचे पहुंच जाए। यहां एनर्जी में ये बहुत ध्यान रखना है। एंड ऊपर जाने वाली एनर्जी ज्यादा है, नीचे वाली कम है। ये कोई मिड पॉइंट नहीं बनाया मैंने ऑरेंज कलर से। अब आप समझिए कौन से 2 थे जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के रास्ते में आए, जिनको रिपल्शन ज्यादा झेलना पड़ा। dz², dx² - y²। हमारी समझ के लिए एक बार dz² बनाते हैं क्या है, ताकि उसमें वो एक्सिस वाली बात आपको पता लगे। अब इसमें z एक्सिस कौन सी है? ये की डोनट वाली जो बना रखी है, dz²। ठीक है, ऐसे ही dx² - y² आपके सामने बना रही हूं। ये तीनों देखिए एक्सिस के सिर पे हैं, तीनों के तीनों जो हैं वो एक्सिस पे हैं। और जब आप ऑक्टाहेड्रल फील्ड बनाते हो, वो भी तो ये 3 एक्सिस के सिर पे ही आती है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड भी तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अप्रोच करती है।
तो ये तो उसके रास्ते में आ ही गए, टकरा रहे हैं उसी एक्सिस पे, यहां पे लिगेंड आएगा, इससे टकराएगा। सेम एक्सिस पे टकराने की वजह से इन दोनों की एनर्जी क्या हो गई, ऑफ कोर्स रिपल्शन हुआ, उधर भी इलेक्ट्रॉन इधर भी इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन बढ़ गया और एनर्जी ऊपर। बाकी के तीन कौन से थे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। और मैं वो भी याद दिला दूं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स होते क्या थे, एक उसकी भी ज्योमेट्री बना देते हैं। एक्सिस के बीच में, राइट, एक्सिस के बीच में। सो इस हिसाब से आपको ये जो डायग्राम बनाए हैं ना मैंने, ये बुकलेट में बहुत क्लैरिटी से मैंने एक्सिस को टकराते हुए भी दिखाया है कि इन तीनों की एक्सिस इन दोनों की एक्सिस ऑक्टाहेड्रल फील्ड से टकराएगी, इन तीनों की बिल्कुल बच जाएगी। तो अभी बेशक मत देखिए, अभी आपका फोकस सारा यहां रहने दीजिए। अब मेरे को इतना पता चल गया भाई हो क्या रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी कहती क्या है। एक मेटल जो आइसोलेटेड था, डिजेनरेसी थी उसकी, उसको देखो सिमेट्रिकल फील्ड तो तुम दे नहीं रहे, तो वो तो भूल जाओ, देते तो उसकी एनर्जी इतनी हाइक होती, लेकिन उसको तुम दे रहे हो, फर्स्ट केस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ले रहे हैं ऑक्टाहेड्रल। उसको ऑक्टाहेड्रल फील्ड लिगेंड ने अटैक किया, उसके चक्कर में उसके बेचारे के हुए दो टुकड़े, 3 ऑर्बिटल नीचे लो एनर्जी और 2 ऑर्बिटल ऊपर हाई एनर्जी। इस तरह से स्प्लिटिंग हो गई। अभी तो लिगेंड आ रहा है, आया नहीं है, आ रहा है। उसके आने से पहले ये दो पार्ट्स बना के खड़ा हो गया मेटल। अब सोचो मेटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6। लास्ट क्लास में अपने वीबीटी में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे किए जिसमें D6 बच रहा था, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर तो सिमेट्रिकल फील्ड आती, जो कि आई नहीं, तो भी ये ऐसे तो डीजेनरेसी है। अब वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे इसमें। हर कोई कहेगा मेरे को लो एनर्जी चाहिए, मैं क्यों जाऊं ऊपर। इन वाले ऑर्बिटल्स में जाने के लिए तो उसको इतनी हाई एनर्जी चाहिए, नेचर में हाई एनर्जी तो फेवर्ड ही नहीं है। छयों के छयों इलेक्ट्रॉन किधर बैठ जाएंगे अब, कह सकती हूँ बैक पेयरिंग ही तो हुई। वो बैक पेयरिंग ही तो हुई जो पिछली क्लास में जवाब नहीं दे पाई थी वीबीटी, कि भाई ये एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई स्प्लिटिंग की कि कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाना चाह रहा लिगेंड्स आने के बाद उसकी तैयारी में। तो इसमें तो बैक पेयरिंग धीरे धीरे आपको रिलेट करना आ जाएगा, लेकिन अभी मेरा ध्यान बैक पेयरिंग पे ना होके इस डायग्राम पे है। अगर तो इस डायग्राम की थोड़ी बारीकियां अब आप दोबारा देखिए। नीचे वाले 3 ऑर्बिटल्स को कहा जाता है T2। ये जी तो बाद में मेरे को लेना चाहिए, आज की क्लास में वैसे मैं जी लेना नहीं चाह रही हूं। एनसीईआरटी में भी जी नहीं दी है, आज की क्लास तो बेसिक है। अगली क्लास में सीएफटी का कंपटीशन पार्ट करेंगे तो वहां जी लगाऊंगी। T2 और E, जी इज जीरेड। पहले मेरे को आज सीएफटी करानी है, फिर अगली क्लास में तुम्हें जीरेड और अनजीरेड कराऊंगी। तो वो भी हम भूल जा रहे हैं कि था जी मैंने हटा दिया, आप भी नहीं बनाएंगे। अभी कोई बनाना मत, अगली स्लाइड पे बिल्कुल मैंने आपके सामने कॉपी किया, फेयर डायग्राम है वहां बनाना। अभी लास्ट चीज समझ लो, जो 3 नीचे रह गए उनका नाम क्या है, T2। और ये रहे तीनों, जो 2 ऊपर गए उनका नाम क्या है, E। उनको सिंबलाइज करते हैं E से। और वो दोनों ये जो मैंने पर्पल कलर से जो भी कलर लगे, ये जो डिवाइड कर रखा है, ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल किस वजह से, भाई आयोनिक फोर्सेस आएंगे इसमें। क्रिस्टल वर्ड हमने इस वजह से बोला है कि इसके अंदर आयोनिक फोर्सेस आएंगे। और किसकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही है, लिगेंड की फील्ड की वजह से। क्रिस्टल फील्ड और स्प्लिटिंग की जो आपस का गैप है उसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ट्राइंगल के नीचे ओ लिखा है, ओ को हम एक्चुअली नॉट ले बैठते हैं क्योंकि इलेक्ट्रो में सारा नॉट 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 किया है, तो इसको भी हर कोई नॉट पढ़ लेता है। ये नॉट नहीं है, ये ओ है, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि आपकी आदत नहीं पड़ती नॉट को ओ पढ़ने की। तो ट्राइंगल के नीचे अगर ओ है, क्योंकि अगली स्लाइड पे मैं टी लिख दूंगी, टी स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल। जहां मैं एसक्यू लिख दूंगी, स्टैंड फॉर स्क्वायर प्लेनर। तो वो तो अब हमारे लिए आदत पड़ जानी चाहिए। ये एनर्जी गैप इज कॉल्ड एज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डिनोटेड एज दिस। अब ये जो है ये मिड पॉइंट नहीं है, ये क्या है, अगर स्प्लिटिंग ना हुई होती तो एनर्जी कितनी थी सिमेट्रिकल फील्ड के इंफ्लुएंस में, दैट इज कॉल्ड एज बेराई सेंटर। और वो लेबल आपको करना है। ये पूरी की पूरी स्प्लिटिंग किसकी है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड की।
अब आप इस स्प्लिटिंग को समझ के एक में और चीज भी देखिए, लास्ट चीज रहेगी फिर ड्रॉ करेंगे। ये क्या है? ये एनर्जी नीचे गई तो माइनस कर दिया इसको। 5 में से 2 नीचे गए कि 3? 3। और कितने ऊपर गए हैं? 2। तो इनके बीच में अगर एनर्जी का डिफरेंस 10 है, सपोज टोटल एनर्जी डिफरेंस 10 है, तो 2/5 नीचे गया और 3/5 ऑर्बिटल्स के हिसाब से। तो अभी आप एनर्जी का मैं बताऊंगी, इसकी पूरी कैलकुलेशन कराऊंगी, लेकिन ये समझ लीजिए जो 3 नीचे गए हैं, तीनों की एनर्जी कितनी होगी? इसकी -2.5, इसकी -2.5, 2/5, इसकी -2/5 ऑफ द टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जो टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका 2/5 इन तीनों का ईच है। 2/5, 2/5, 2/5। ऐसे ही जो ऊपर गए हैं इनका ईच है। अब ईच को थोड़ा मैं बदलूंगी हर इलेक्ट्रॉन का, वो तब जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी। बस डायग्राम में अभी ये यूज कर लीजिए, इसकी कैलकुलेशन जब आएगी तब आप कर पाएंगे। अब आप ऑक्टाहेड्रल फील्ड नीट एंड क्लीन ड्रॉ करिए स्प्लिटिंग। आज की पूरी क्लास में मेरे को ये चाहिए। अगर आज सिर्फ ऑक्टा भी हुआ तो आई डोंट माइंड, आपका बेस बन जाना चाहिए। ये अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। ऑक्टा इज अनसिमेट्रिकल फील्ड। मैं लिख देती हूं, आई एम नॉट सेइंग इट इज अ अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री, आई एम सेइंग इट इज अ अनसिमेट्रिकल फील्ड। ज्योमेट्री तो ये होती है कि सारी एजेस बराबर हैं तो उसको तुम सिमेट्रिकल कह दो, राइट? यहां एजेस से कोई लेने देना नहीं है। हर तरफ से नेगेटिव चार्ज सिमिलर अटैक कर रहा है हर ऑर्बिटल को, तो सिमेट्रिकल है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल फील्ड आई तो उसने डीजेनरेसी को स्प्लिट किया। बनाइए इस डायग्राम। सोलेटेड मेटल आयन पे अगर तुम सिमेट्रिकल फील्ड लाते तो पांचों की एनर्जी बढ़ती, बट हम लाए क्या है? अनसिमेट्रिकल। इसीलिए पांचों की बराबर एनर्जी बढ़ने के बजाय 2 की ज्यादा बढ़ गई, 3 की घट गई। ये मतलब है इस बात का। रिपल्शन कैसे हुआ? वैसे वो मैंने कोशिश की थी यहां एक्सप्लेन करने की। ये 2 ऑर्बिटल्स dz², बातें नहीं, dx² - y², दोनों के दोनों सीधे किस पर हैं? एक्सिस के सिर पे, एक्सिस पर हैं। और ऑक्टाहेड्रल फील्ड कैसे आती है? एक्सिस से ही आती है। तो लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आए और ये ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होता है, जगह ऑक्यूपाई करता है, ये और वो हेड ऑन कोलिजन, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्शन। तो इन दोनों को ज्यादा रिपल्शन झेलना पड़ गया, इसलिए दोनों को ऊपर जाना पड़ा। Yes, repulsion means energy is increased. Attraction means energy is decreased. Chemical bonding जिसका भी हिला हुआ है वो इसमें हमेशा हिला रहेगा। Whenever there is force of attraction, energy is released. Energy कम होती है। Whenever there is force of repulsion, energy हमेशा बढ़ती है। अभी आपका इस स्टेटमेंट से काम चल जाएगा। जैसे आप केमिकल बॉन्डिंग रीडू करोगे, उसमें सबसे पहली क्लास में हम यही सेट करते हैं, whenever force of attraction, energy गिरा दो, स्टेबिलिटी बढ़ा दो। ठीक है, चले, किसी को कोई और दिक्कत? चलिए, अब इसके बाद आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 2 ऐसे ऑर्बिटल जो ऊपर गए, 3 ऐसे ऑर्बिटल जो नीचे रहे, क्यों रहे? ठीक है, मैंने आपको रफली बताया, उस वक्त समझाना जरूरी था। अब आपको बुकलेट में पूरे डिटेल में 1.5 पेज में मैंने हर ऑर्बिटल की ज्योमेट्री के साथ दिया, और जो लोग उस बुकलेट को, इस चैप्टर में आपको बुकलेट काफी देखनी पड़ेगी, अभी तक मैंने किसी चैप्टर में शायद ना कहा हो, इसमें आपको देखनी पड़ेगी सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स के लिए, जो हर टॉपिक के बाद मैंने दिए। उसमें काफी स्पेशल केसेस घुसाए हैं जो क्लास में भी आएंगे, बट कल को आप कंफ्यूज होंगे तो बुकलेट आपको इसमें काफी हेल्प करेगी। आप ये देखिए, dx² - y² मैंने यहां बनाया है, ऐसा ही कुछ पिछली स्लाइड पे भी बनाया था। ये मैंने क्या बनाया? dz²। ये दोनों के दोनों lie on the axis head on with ligands। ये दोनों के दोनों लिगेंड्स के साथ हेड ऑन मिलते हैं, इन दोनों में रिपल्शन बढ़ता है, दोनों की एनर्जी ऊपर जाती है, और एक्स वाई में ऐसा, वाई जेड और एक्स जेड में ऐसा नहीं होता। तो dx² - y² and dz² आर अलोंग द एक्सिस, जिस एक्सिस पर ऑक्टाहेड्रल फील्ड आ रही है। देयरफॉर हाई रिपल्शंस बाय ऑक्टा फील्ड, सो दे हैव टू राइज इन एनर्जी। अब ये भी आप सोचिए, कहीं भी रिपल्शन फोर्स है तो एनर्जी क्यों बढ़ती है? रिपल्शन फोर्स का क्या मतलब होता है? हमें दूर रहना है, और उनको फिर भी अगर मुझे पास रखना है तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, बेटा रहो अंदर ही, रहना तो यही है तुमको।
तो अगर मुझे किन्हीं दो चीजों को जबरदस्ती साथ रखना पड़ रहा है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, और किसी चीज को बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है तो वो अनस्टेबल तो है ही, वो फेवरेबल तो नहीं है। तो आई होप इससे आपको ये पता चल जाए। अगर फील्ड आई टेट्राहेड्रल, इकट्ठे क्वेश्चंस कराऊंगी क्योंकि इसके बाद क्वेश्चंस कराने हैं स्प्लिटिंग के। अगर टेट्राहेड्रल आई, क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या फर्क है ऑक्टा और टेट्रा में? सिर्फ ये पलट गया बस, और कोई फर्क नहीं है। पूरे डायग्राम को इसको पलट दीजिए, बनाइए टेट्रा भी। प्लीज वैल्यूज देख लेना, वो 3/5 और 2/5, उसमें था -2/5 नीचे, +3/5 ऊपर। इसमें क्या हुआ, +2/5 पूरा ही उल्टा हो गया, प्लस का माइनस भी हुआ है। 3 के साथ हमेशा 2/5 रहा, 2 के साथ हमेशा 3/5 रहा। बनाइए इसको भी। अगेन यहां नोट करिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के नीचे मैंने ओ की जगह क्या लिखा है, टी। तो ये ट्राइंगल के नीचे टी है या ओ है, ये आपको पकड़ना होगा। अब यहां सवाल ये आता है, मान लो मैंने कॉपर का नहीं, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स, निकल का कॉम्प्लेक्स लाती हूँ, कोबाल्ट का, निकल का, क्रोमियम का, मैं किसी का भी लाऊं, एक उसका टेट्राहेड्रल, एक उसका ऑक्टाहेड्रल। वही कोबाल्ट का मैं टेट्रा भी बना सकती हूँ, वही कोबाल्ट का मैं ऑक्टा भी बना सकती हूँ, बस कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो बदलना है, ठीक है। क्या दोनों में स्प्लिटिंग बराबर होगी? क्या कोई रिलेशन होगा? यस। अगर सेंट्रल मेटल एटम या आयन सेम है, सिर्फ लीगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर बदला, तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग जो है और टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग जो है, उनमें आपस में क्या रिलेशन है, अब वो लिखवा रही हूं। अगर ये ड्रॉ हो गया सबके पास, तो इसी डायग्राम के नीचे या किसी भी डायग्राम के नीचे ये लिख लीजिए, स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल वाली 4/9 टाइम्स होती है ऑक्टाहेड्रल वाली। इससे शायद ये तो क्लियर हो ही रहा होगा ना कि ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। अगर कोबाल्ट में 6 लिगेंड्स हैं तो स्प्लिटिंग वाली एनर्जी ज्यादा होगी, और 4 लिगेंड्स हैं तो वो जो एनर्जी के दो टुकड़े हुए हैं या स्प्लिटिंग हुई है, वो थोड़ा गैप कम होगा, एनर्जी कम होगी। तो फॉर सेम सेंट्रल मेटल आयन, सेम आयन का एक कॉम्प्लेक्स तुमको टेट्रा दे दे, बोर्ड पे इस पे काफी क्वेश्चन आता है, टेट्रा की स्प्लिटिंग देके ऑक्टा की पूछ रखी होती है, तो अगर टेट्रा की दी ऑक्टा की पूछी, उसको 4/9 से मल्टीप्लाई करना है बस। कि कोबाल्ट अगर टेट्रा फील्ड में है तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी सपोज 10 है, ऑक्टा फील्ड में है तो उसकी कितनी है, तो आपको पता है उसको कैसे रिलेट करना है। टेट्रा की दे दी, ऑक्टा की पूछ ली, तो ये इधर ले आओगे तो 9/4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? नोट करिए, इस फॉर्मूले को यूज आराम से करेंगे, शायद इसका यूज मैं आज ना करूं क्योंकि 2 दिन चलनी है सीएफटी, मुझे पहले आज स्प्लिटिंग पे फोकस ज्यादा करना है। सीएफटी की एक बहुत बड़ी चीज जो अब और सामने आती है, जो वीबीटी ने बात ही नहीं करी। वीबीटी ने, आपने देखा होगा, लीगेंड पे कोई खास बात ही नहीं करी, लीगेंड को सिर्फ क्या कह दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने को ही आ रहा है। लेकिन सीएफटी ने कहा नहीं, लीगेंड्स का अपना एक नेचर होता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कोई लीगेंड वीक होता है, कोई लीगेंड स्ट्रांग होता है। किसी की फील्ड बहुत स्ट्रांग है तो वो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा, किसी की फील्ड बहुत वीक है तो वो बहुत कम रिपल्शन क्रिएट करेगा, और किसी की फील्ड अगर मॉडरेट है तो वो रिपल्शन ना ज्यादा ना कम बीच में लेकर आएगा। रिपल्शन नहीं डिसाइड करना है। अभी जो लोग नोट करने लगे हुए हैं प्लीज सुन लो इसको। अगर मैं कह रही हूं रिपल्शन किससे डिसाइड होना है, लीगेंड से, तो पहले मेरी बात सुन के जवाब दीजिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड आया, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लेके, तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लेके आया तो वो जो दो है ना, किसमें, ऑक्टा में, उनको रिपल्शन भी ज्यादा फेस करना पड़ेगा, वो ऊपर जाएंगे, और नीचे वाले उसी हिसाब से नीचे जाएंगे। पॉइंट सिंपल ये है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड आया तो जो डीजेनरेसी थी पांचों की, वो ये होगी, बहुत तगड़ा स्प्लिट होएगा। वीक फील्ड आया तो स्प्लिटिंग ये होगी, बीच का आया तो स्प्लिटिंग ये होगी। इस पे आज की क्लास के एंड तक सारे सवालों के जवाब इसी पे हैं, पूरा टेस्ट इसी पे और अगली क्लास भी इसी पे है। मैंने यहां पर एक अलग कलर से बनाया है, वाटर तक सारे लिगेंड्स वीक माने जाते हैं, अप टू वाटर। वाटर के बाद वाले जितने भी लिगेंड्स हैं वो स्ट्रांग माने जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दो स्ट्रांग में आप कंपेयर नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स सबसे स्ट्रांग कौन सा है, कार्बोनिल। आपको याद हो कार्बोनिल मैंने एंड में कराए थे, राइट? और जिसमें ये भी था कि कूद कूद के किधर पहुंच रहे हैं उसके। वीबीटी के पास एक्सप्लेनेशन नहीं थी, इसके पास थी। ये बहुत तगड़ा है भाई, ये कहीं भी भेज सकता है इलेक्ट्रॉन को।
बहुत स्ट्रांग है। एनीवेज कर वहां हम पढ़ ही नहीं रहे अभी उस चक्कर में। आप ये देखिए सबसे स्ट्रांग लीगेंड्स आपको ये 4 हैं इस सीरीज में। एनसीईआरटी के सीरीज छोटी है, इस सीरीज में एनसीईआरटी के कंपैरिजन में 5-6 लीगेंड्स एक्स्ट्रा हैं जो जेई के इस साल में भी पकड़े गए हैं। लास्ट ईयर्स में भी वो लीगेंड्स मिले हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड ही नहीं है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड्स। नाउ नोट इट। और इस ऑर्डर में क्या क्या चीज याद करनी है स्लो स्लो मैं बताऊंगी। अभी तो ये याद कर लीजिए, जनरली अक्सर ज्यादातर जगह वाटर तक क्या लिया जाता है? वीक। वाटर के बाद वाले सारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं? स्ट्रांग में। दो तरह के लिगेंड्स आए कैटेगरी, एक वीक फील्ड लिगेंड, एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड का सिंपल मतलब क्या है? इसका कम होना, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है चाहे वो टेट्राहेड्रल फील्ड है। इसलिए मैंने कुछ सबस्क्रिप्ट यहां नहीं लिखा। बट टेकिंग एन एग्जाम्पल, लेट मी टेक ऑक्टा एग्जाम्पल। ऑक्टा में फिर जी जी तो आ ही रहा है। तो ऑक्टा में अगर मैं देखूं तो T2GEG जो मैंने लिखा था उसको T2E कर रही हूं मैं अभी। 3 नीचे और 2 ऊपर, ये सबको पता है। अगर कोई लिगेंड वीक है, और अगर आपने ध्यान दिया हो, एक तो हेलोजन सारे वीक में आते हैं, ऑक्सलेट वीक में आ रहा है, हाइड्रोक्सो वीक में आ रहा है। तो ये सारे जो वीक वाले लिगेंड्स हैं ये बहुत कम फील्ड लेकर आए, इसीलिए स्प्लिटिंग एनर्जी जो है काफी कम रही। अगर वही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्योंकि मैं केस ऑक्टा का ले रही हूं इसलिए मैंने नीचे ओ लिख दिया, उसमें क्या होगा? अब ध्यान से सुनना। स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? जो भी इधर उधर बिजी हो रहे हैं बैक बोतल में, प्लीज इधर ही रहिएगा, ये बहुत हाई होगी। अब आप सोच के देखिए, अगर ये गैप हाई होगा तो उसका क्या मतलब है? लो होगा उसका क्या मतलब है? अगर तो गैप लो है, आपके पास एक केस है, मुझे बताइएगा कोबाल्ट 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन है डी में? लास्ट क्लास के हिसाब से कोबाल्ट 3+, 27 होता है नंबर। D7 4s2, 3 निकालने हैं तो 4s2 उड़ा दो, D7 का 1 उड़ा दो, D6। तो अब इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में आपको ये भी कष्ट नहीं देंगे, सीधे केसेस ये मिलेंगे कि वीबीटी जो कर आया उसको पता है कोबाल्ट 3+ में D6 है, इतना तो वो कर ही लेगा। तो अब इसके क्वेश्चन सीएफटी के जब तुम देखोगे डीपीपी में, एनसीईआरटी में, किसी भी टेस्ट में, यहां से ही शुरू हो रहे हैं कि इफ देयर इज अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन जिसमें D6 है, बताइए उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या होगी दोबारा से? अगर तो वीक फील्ड है तो अब आप सोच के देखिए क्या होगा। पहले तो 3 यहां जाएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? क्या वो सिंगली ऑक्यूपाई होना चाहेगा? उसे लगेगा नहीं यार नीचे ही रहता हूं, एनर्जी कम है। बट वी कैनॉट फॉरगेट कि अगर ये पेयर अप होने आएगा तो पेयरिंग वाला रिपल्शन तो इसको झेलना पड़ेगा। अब ये नापतोल करेगा, अब इस इलेक्ट्रॉन को सोचना पड़ेगा मेरे को एनर्जी इधर ज्यादा मांगनी पड़ रही है रुकने के लिए कि इधर ज्यादा मांगनी पड़ रही है। क्योंकि सीएफएससी बहुत कम है, ये कहेगा मैं अकेला ही ठीक हूं, 2 रुपए का ही तो एक्स्ट्रा खर्चा है, मैं अकेला रूम ले लूं भाई। सीएफएससी लेस वाले में इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होना नहीं चाहेंगे। वो कहां जाएंगे? नहीं, हम ऊपर ही ठीक है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी कम ही है, ऊपर जाने की डिमांड बहुत कम है। उसका नुकसान तो मेरे को पेयर अप होने में हो रहा है, रिपल्शन। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, रिपल्शन तो थोड़ा है। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन एक ऊपर चला जाए तो देखना यह पड़ेगा कौन सी एनर्जी ज्यादा, वो उसको इग्नोर करेगा, ज्यादा वाली एनर्जी जो होगी उसको इग्नोर करेगा। जब आपको कह रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड की सीएफएससी कम होती है, अंडरस्टूड है, वो इसके कंपैरिजन में कम बता दिया, तो वो हमेशा ऊपर ही जाना चाहेगा कि 1-2 रुपए के खर्चा करके अगर मेरे को अलग जगह मिल रही है तो लेट मी टेक दैट। लेकिन अगर हुई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा, तो इसको कोई नोट करने के चक्कर में मत रहना अभी, क्योंकि इसी पे डिसाइड है पूरा मेरा चैप्टर, मतलब पूरी मेरी आज की क्लास। और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आने वाले छठे इलेक्ट्रॉन को सॉरी अभी तो चौथे से ही फाइट शुरू हो जाएगी, हमने D6 लिया है ना जैसे, तो यहीं से फाइट शुरू हो जाएगी। 3 तो यहां आ गए, इसमें तो कोई फाइट ही नहीं थी। चौथा किधर जाए? या तो वो यहां रहेगा या वो ऊपर जाएगा। अब ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उसको लगता है 200 रुपए खर्च करके ऊपर जाने से बेटर है 10 रुपए नीचे ही रह लूं भाई, एनर्जी मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे को खर्चा ज्यादा नहीं करना। तो चौथा भी इधर आएगा, पांचवा भी इधर आएगा, छठा भी इधर आएगा। वही D6 वीक फील्ड की शक्ल में क्या करेगा, वीक फील्ड की प्रेजेंस में क्या करेगा? अब पांचों अनपेयर्ड, हाईली पैरामैग्नेटिक, कलर्ड।
और अगर उसके सामने आए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, चुपचाप सारे पेयर अप हो जाएंगे कलरलेस एंड डायामैग्नेटिक। तो ये लीगेंड ने डिसाइड किया कि बेटा बैक पेयर होंगे कि नहीं होंगे। तो लीगेंड ने ये डिसाइड किया कि इलेक्ट्रॉन प्रेफर करता है वो लोअर ऑर्बिटल में जाए, क्योंकि खाली ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करने के लिए उसको खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। अगर आप ये देखें, यहां से आज मैं आपसे क्या सवाल पूछ सकती हूं, सिर्फ एक सवाल पूछ सकती हूं, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी। एनसीईआरटी भरा पड़ा इस क्वेश्चन से, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी दीजिए। और जब टेस्ट में बच्चे मेरे को D6 देते हैं ना, मन करता है थप्पड़ लगाऊं। डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी अगर मैंने D6 पूछे तो 11th क्लास का क्वेश्चन था। मैं आपसे कोबाल्ट 3+ की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी पूछ रही हूँ, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3D6 आप दोगे। डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी 12th क्लास के बच्चे से पूछी जा रही है, तो वो T2 और E की फॉर्म में पूछी जा रही है। तो अब डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी कैसे लिखेंगे, यहां से G आ जाएगा, T2G3 EG2। दिख रही है डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी। और इसकी डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी क्या लिखेंगे, T2G6 EG0 बताना पड़ेगा। को D6 कॉन्फ़िगरेशन के सामने वीक फील्ड लिगेंड मिला तो उसकी डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी क्या होगी, वीक फील्ड है भाई, आराम से ऊपर जाएगा। वीक फील्ड मतलब छोटा सा स्टेप है, सब ऊपर जाने को पसंद करेंगे, कोई पेयरिंग नहीं पसंद करेगा। T2G3 EG2। स्ट्रॉन्ग फील्ड आया तो ऊपर किसी की हिम्मत नहीं जाने की, सब नीचे रुकना चाहेंगे। हाँ, D7 होता तो मजबूरी थी, फिर तो वो भी लाऊंगी, धीरे धीरे केस लाऊंगी। D2 से शुरू करेंगे अभी हम। ये सिर्फ मैं बता रही हूं कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के फर्क से क्या फर्क आया, सिर्फ एक, बैक पेयरिंग। जिसको वीबीटी में हम बैक पेयरिंग बोल रहे थे, उसमें यहां इसको सिंपल पेयरिंग बोल रहे हैं, बैकवर्ड इस्तेमाल नहीं किया। तो अब आप लोग इस बात को करिए नोट। फिर अच्छा 6 वाला है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल, चौथा कर दो यहां पे, 5 के बाद छठा यहां आएगा। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल, मैं तो वहां तक छोड़ बैठी कि भाई इसके बाद तो कर ही लेंगे हम। तो T2G में कितने हैं, 4, एब्सोल्युटली। एक बार ऊपर जाने के बाद फिर तो मजबूरी है पेयरिंग होनी है, और पेयरिंग होनी है तो वो नीचे वाली एनर्जी चूज करेगा। इतने को नोट करिए, फिर इसको सम अप करते हैं जी। वीक फील्ड वाले सारे जो ऊपर केस बताया है उसको फॉलो करेंगे। पहले वो ऊपर जाना पसंद करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग नहीं। स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले शुरू से पेयरिंग के फेवर में होंगे, ये बात जरा लिखिए। उसके बाद इसको जनरलाइज भी करेंगे, वाई टू स्टिक टू D6 ओनली, जनरलाइज भी करेंगे। इससे तो तुम हाई स्पिन लो स्पिन भी बता लोगे अब, है ना। बस अगली स्लाइड से यही सवाल पूछते हैं तुमसे। अब मैं किसी को पेन ही नहीं उठाने दूंगी इसके बाद, इस स्लाइड के बाद। करो, क्या नोट करोगे तुम, सब बता लोगे। अब सब क्लियर हो गया, बस अब सिर्फ याद कराना है कौन से वीक और कौन से स्ट्रॉन्ग, बस नथिंग इज लेफ्ट। अब सिर्फ याद कराना है मेरे को। अब आप सभी लोग इस बात को ध्यान से एक बार फिर रजिस्टर कर लो, D6 से बाहर निकल के। अकेले D6 पे नहीं लगाना मेरे को सब पे लगाना है कि एनर्जी डिसाइड करती है डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, वो कौन डिसाइड करता है, एनर्जी। कैसे, केस 1, केस ए, या दो तरह की एनर्जी, केस ए नहीं लेती, दो तरह की एनर्जी होती है। एक तो होती है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग एनर्जी, आपस में जब वो पेयर कर रहे हैं तो भी एक रिपल्शन एनर्जी है। और पेयरिंग एनर्जी को एनसीईआरटी ने सिंबल पी दिया है, तो हर जगह उसको पी माना जाएगा। दूसरी है स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्टा या टेट्रा कुछ भी। अगर तो इन दोनों में से, अब मैं सबसे अच्छा केस ले रही हूं D5 का, D6 का ऊपर ले लेते, D5 का यहां ले लेते। अब देखिए, मैंने कोबाल्ट निकल मैग्नीज कुछ नहीं बोला, अब जरूरत ही नहीं है, सीएफटी में बोलते ही नहीं, सीएफटी में सीधे डी दे देते हैं। D5 है, और वो क्या केस है ये वाला, देख के ही पता लग रहा है, लेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जिसमें CFSE कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन क्या प्रेफर करता है, लेस एनर्जी, वो पेयर अप नहीं होगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, वो सीधे ऊपर जाएगा क्योंकि CFSE कम है। कम एनर्जी को नेचर हमेशा फेवरेबल बनाता है। और अगर यही केस कौन सा होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का, ये CFSE बढ़ा दी तो वो ऊपर जाने के बजाय क्या पसंद करेगा, नीचे रहना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी, यहां वीक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हुई, चेक, T2G3 EG2। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता, दबा के बैक पेयरिंग कर दो, T2G5 EG0। क्लियर।
इतने सिर्फ को नोट करिए, एग्जाम्पल नहीं, टेबल आगे मैं बना रही हूं जो आप लोग खुद करेंगे और मैं आपसे जिससे पूछूं वो जवाब देंगे, तब मुझे पता चलेगा ये थ्योरी आपको बेसिक क्लियर हुई कि नहीं। ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी, हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की सारी इंफॉर्मेशन अगर सीएफटी से देना चाहें, हमें नहीं जाना वीबीटी में कि पता चले मेरे को ज्योमेट्री वीबीटी से देनी पड़ रही है, कलर वीबीटी से देना पड़ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं। आई वांट कि एक ही थ्योरी मेरे को सब दे दे, मेरे को वीबीटी सोचना भी ना पड़े। तो मेरे पास क्या है तरीका, मैंने D3 से लेके D8 किया। D2 क्यों नहीं किया, थोड़ी देर बाद आप बताना मेरे को। मैं D2 नहीं ले रही, क्यों नहीं ले रही वो आप बताएंगे। मैं D3 से स्टार्ट कर रही हूं। और किसको ध्यान में रखना है, ऑक्टाहेड्रल को। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है, T2G नीचे, EG ऊपर। क्लियर सबको, 3 नीचे 2 ऊपर। अगर वीक फील्ड आता है, वीक फील्ड का मतलब क्या है, CFSE बहुत कम, तो वो ऊपर जाना चाहेगा। लेकिन D3 में तो क्या ही फाइट है, वो 3 पहले ही नीचे इंडिपेंडेंट है। तो वीक फील्ड में भी T2G 3EG 0 रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भाई फाइट तो चौथे इलेक्ट्रॉन से आती है ना। इसीलिए मैंने D3 लिख दिया, D2 तो सोचा भी नहीं कि लिखूं। जिसको D3 समझ आ गया उसको पता है D1 D2 लिखने का फायदा क्या है, यहाँ पे लॉजिक ही नहीं है कोई। अब आपके पास D4 के केसेस से परेशानी शुरू, D4 से D7 ही परेशान वाला है, D8 भी आप देखोगे दोनों में सेम ही जाएगा। तो अब अगर मैं D4 का केस लूं, D4 में पहले तो दोनों में इतना तो भरना ही भरना था, T2G3 और T2G3 तो भरना ही था। अगर मैंने वीक फील्ड लिया, वीक फील्ड का मतलब क्या है, थोड़ी सी स्प्लिटिंग एनर्जी, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा, ये जरा सी टप के ऊपर पहुंच गया EG1। और अगर मैंने ले लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड, वो ऊपर नहीं जा पाएगा, वो नीचे ही बैठना चाहेगा, T2G4 EG0। अच्छा, उस हिसाब से यहां पर देख के कितने अनपेयर्ड हैं, तीनों ही अनपेयर्ड है। तो अभी ये कॉलम बाद में बात करूंगी, तो फिर तो कलर आ जाएगा, इट विल बी कलर्ड। इसमें देखिए दो अनपेयर्ड है, कलर तो आएगा बट शायद डिफरेंट आए, वो बाद में। कलर की बात पता नहीं आज मैं ला भी पाऊंगी कि नहीं, CFT का वो स्ट्रेंथ बाद में। लेकिन एटलीस्ट ये बता पाओगे कलर्ड और कलरलेस और मैग्नेटिक मोमेंट भी बता पाओगे। जब तुम्हें अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख गए 3 हैं और एक का 1.73 होता है बोर मैग्नेटॉन में, तो 3 का तो बता ही लोगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट का भी जवाब आ गया, कलर भी आ गया, ये थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। तो एटलीस्ट मेरे को ये पता चल गया CFSE से मैं बता सकती हूँ बैक पेयरिंग कहां और कहां नहीं। बट अभी आप मेरे को D8 तक ये टेबल कंप्लीट कर रहे हैं, ये कॉलम बनाइए जरूर, अभी से खाली छोड़िए। और कलर की कलरलेस आप खुद लिखेंगे, ये थोड़ी देर बाद आएगा, तब वापस इस टेबल पे आएंगे। पहले मेरे को स्प्लिटिंग में आपसे कॉन्फिडेंस चाहिए। D8 में भी बताना मेरे को, D7 में भी। D7 का एक स्पेशल केस आने वाला है। D7 में मुझे भी यही सोचना है, देखना है D7 में दोनों सेम होंगे, 3 और 2। नहीं, पहले तो तुम 3 लाओ, वीक फील्ड में 6 नीचे और 1 ऊपर। स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो 6 हो नीचे, 1 ऊपर। करते हैं, देखते हैं, सोचो सोचो, बना के देख लो एक बार। D7 D8 में वेट कर रही हूँ, 5 6 4 तो किसी ना किसी बहाने हो ही गया। थोड़ा जल्दी जल्दी करना बच्चों, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं दोनों सेम आएंगे। अच्छा चलो अभी देख लेते हैं, सेम आ रहे हैं काफी विचार। अभी भी कुछ लोग तो सेम ही बोल रहे हैं, एक्सेप्शन नहीं है, ये तो बड़ा जनरल चल रहा है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। ये मैंने वीक फील्ड लिखा है, तो पहले तो 6 हो नीचे, उसके बाद 1 ऊपर। वीक फील्ड में पहले तो चेक करो D7 का मैंने वीक फील्ड ठीक लिखा है कि नहीं। वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग लिख दिया ना। T2, भाई रुको, हम तो स्लो स्लो करेंगे। T2G3 EG2, पहले तो ये होगा, ये हुए 5 इलेक्ट्रॉन। करने कितने हैं मेरे को, 7। अब 2 और कहां जाएंगे, तो क्या कर दूं यहाँ पे, 5। इधर का बताओ, तो फर्क आ गया ना। D7 तक फर्क आता है, ये हर जगह लिखा मिलेगा तुमको। बस 8 और D3 मेरा स्टार्ट और एंड सेम पे ही है। 8 9 10 कोई लॉजिक, 10 तो खैर वैसे भी नहीं। 8 और 9 में एक ही बना लीजिए, आपको पता लग जाएगा। D8 में तुम स्ट्रॉन्ग लाओ वीक लाओ कोई फर्क नहीं पड़ना, D2 में D3 में स्ट्रॉन्ग लाओ वीक लाओ कोई फर्क नहीं पड़ना।
ऑक्टा है ना, D2 चाहिए होते हैं, D2sp3, 2 ही डी चाहिए होते हैं, वो खाली होते हैं ऑलरेडी, तो बैक पेयरिंग का सवाल ही नहीं। पहले इस कॉलम को छोड़ के बाकी सारा आप एक बार बताइए हो गया कि नहीं जी। अनपेड वाले में नहीं आएगा, जिसमें सारे पेड है उसमें कलर नहीं आएगा। D6 एक सिचुएशन में कलरलेस होगा, एक सिचुएशन में कलर्ड होगा। जिसमें T2G में ही 6 भर दिए तो सारे पेयर्ड हो गए। किसमें नीचे भरोगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड में। तो D6 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड में तुम्हें T2G6 मिलना है, एक भी अनपेयर्ड नहीं बचा, वो डायमैग्नेटिक और कलरलेस। और वीबीटी में लास्ट क्लास में मैंने यही किया था, ये वाला डायमैग्नेटिक क्यों, ये वाला पैरामैग्नेटिक क्यों। अब यही वीबीटी में मेरा क्वेश्चन बदल जाएगा, इन दोनों में से कौन सा डाया कौन सा पैरा। अब आप मेरे से पूछोगे मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं कहूंगी सीएफटी से ले आओ इन्फॉर्मेशन और लगा दो वीबीटी में, ये फर्क होगा। इसीलिए डीपीपी के क्वेश्चन काफी हम नहीं करवा पा रहे थे। इतना क्लियर? अगर अब मैं आपको एक होमवर्क दूं, सिर्फ आप ये कॉलम बना लो, आप इसके सारे करके आओगे अपने आप। मुझे सिर्फ यहां पर आप बता रहे हो एक केस का, सिर्फ एक केस पूछ रही हूं मैं आपसे यहां पर, और वो केस है मेरा D3 का। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड पहले देख लो एक बार, ऑक्टा के बजाय टेट्रा, तो उल्टा हो गया, EG और T2G। मुझे सिर्फ D3 और D4 बताओ, बाकी आपका होमवर्क होगा या मेरा टेस्ट ख्याल कर लेगा। मैं एक सेकंड दिखा भी देती हूँ कि कोई किसी को, ये होता है टेट्रा का EG2 T2G3। EG में अगर मैक्सिमम देखो पहले तो 2, और अगर पेयरिंग होनी है तो ये, पेयरिंग नहीं होनी तो ऊपर। थोड़ा सा ऑक्टा से निकालने के लिए आपको टेट्रा बता रही हूँ कि कंफ्यूज ना हो जाए। मुझे बताइए D3 का स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए ठीक लिखा है, नीचे ही रहेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो नीचे ही रहेंगे। वीक फील्ड का क्या करूं? दिस, यानी यहां D3 से ही चेंजेस शुरू हो जाएंगे। ऑक्टा में D3 में फर्क नहीं पड़ रहा था, टेट्रा में D3 में फर्क पड़ेगा। D4 भी बताओ। ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो ये तो सारे इसके अंदर बैठ जाएंगे, और इसके अंदर ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग यू कैन डू। कलर डायमैग्नेटिक में बात ही नहीं कर रही, और ये मैंने अभी कराया नहीं, थोड़ी देर बाद, पहले आपको कुछ चीजें बता लूं उसके बाद कराऊंगी। टेट्रा ऑक्टा की हिसाब से डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी कर लेगी मेरी क्लास। अब ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, अब इसको समझते हैं। आप अपनी कॉपी में वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग वाला डायग्राम खोलो, मैं नहीं खोल रही हूं, आप लोग खोलो। उसमें एनर्जी को लेके कुछ ऐसा दे रखा है, चेक। अब ये मैंने क्या किया, 0.6 और 0.4 कहां से आया? जो हमने वहां 2/5 वगैरह किया था उसको डेसिमल में कर दिया, मेरे लिए प्रेजेंट करना आसान है, राइट। तो आप ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे ज्यादातर ये मिलेगा, एनसीईआरटी में देखेंगे 2/5 और उस फॉर्म में मिलेगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसमें डेसिमल फॉर्म में। फर्क तो कोई नहीं है उससे। तो अब आपको पता है उसमें, इसमें T2G नीचे होते हैं और EG ऊपर। जो नीचे होता है वो -0.4 से होता है, और जो ऊपर होता है वो +0.6 से होता है। इट इज फॉर इलेक्ट्रॉन, नॉट फॉर ऑर्बिटल। तब मैं ईच बोल के ये भी कह रही थी कि बाद में ईच थोड़ा बदलेगा। तो अब उसको बात करते हैं। अगर तुमको कॉन्फ़िगरेशन ऐसी मिली जिसमें T2G यानी D1 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, बिल्कुल एक ही इलेक्ट्रॉन आया, तो तुम ये तो बड़े आराम से बता लोगे कलर्ड है जी ये। इसकी डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी में भी अब तुम लोग थोड़ी देर बाद गलती करोगे ही नहीं, मैं कितनी ही करवा लूं नहीं करोगे, क्योंकि अब बड़ा इजी हो गया आपके लिए। लेकिन अगर अब मेरे को आपसे पूछना है इसका CFSE के की वैल्यू बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल रहे हैं। तो वो कैसे निकलती है, T2G1 वाले की, बाकियों में भी आप कर ही लोगे, एक का मैं बता रही हूं। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग निकालनी है मेरे को। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है नीचे, -0.4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ एक, ×1, प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 0।
इसीलिए आगे वाली टर्म को मैं 0.6 इंटू 0 लिखती, उसके बजाय मैंने सीधे ही 0 लिख दिया। टोटल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इसकी कितनी आई आपके सामने, देखना कितनी आई, यही आई, -0.4 विद दिस ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग सिंबल। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो टर्म है इसकी जगह डी क्यू यूनिट दे दी गई इसकी, नो फुल फॉर्म नथिंग, डी क्यू। आप देख रहे हो यहाँ पे T2 E मिल रहे हैं आपको और आपको एग्री करना है। अब अगर मैं कहती ये होता केस, इसकी देखना कैसे निकाली मैंने, देख के समझ आ रही, सिंपल मैथ्स है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, बट माइनस साइन का रिस्पेक्ट करते हुए। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं Eg में 1, और Eg इसमें कौन सा है, प्लस वाला, तो प्लस 0.6 इंटू 1। आंसर देखिएगा, सिंपल लीनियर इक्वेशन, मतलब और उससे ज्यादा आसान हम दे नहीं सकते। इसका मुझे दो और मैं एनर्जी को खत्म करूं। इन दोनों का एम वेटिंग ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से दीजिए। ये बोर्ड्स में भी आता है, ये एनसीईआरटी का है। इसका मेरी क्लास मुझे बता रही है -1.2 DQ, चेक भाई। और इसके नीचे वाले का आराम से शिखर दीजिएगा, स्लो स्लो, चेरी पक्का। इसको देखो 0 क्यों आया, जितना नेगेटिव में गया उतना ही पॉजिटिव में गया, कैलकुलेट करके देख लेना। तो इसका क्या आया एनर्जी, 0 DQ। इस तरह से एनर्जी निकालते हैं, ये भी कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं था। तो आपके टेबल में जो एक कॉलम मैंने छोड़ा था वो आप खुद कर लेंगे। अब छोटा सा मल्टीप्लाई और प्लस ही करना है, हो गया सबसे इतना। अब आप लोग इतना करने के बाद कुछ ऐसी चीजों पे आते हैं जिसका जवाब हम लास्ट क्लास से ढूंढ रहे हैं, इसमें बैक पेयरिंग होगी कि इसमें बैक पेयरिंग होगी। तो जो लास्ट क्लास में डीपीपी दिए निकालना जरा, उसका एक आधा क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी ताकि आपको ये ट्रस्ट हो जाए। अब इसके लिए डाउट सेशन की जरूरत नहीं है, लास्ट क्लास की डीपीपी निकालो, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आओ, सब्जेक्टिव पे नहीं। सब्जेक्टिव में कोई ऐसा नहीं आता, ऑब्जेक्टिव पे आइए। 7th क्वेश्चन लाओ ऑब्जेक्टिव का। उसमें कहा है 4 स्टेटमेंट्स हैं और आपको पूछा इन चारों में से कौन सी करेक्ट है। सबसे गंदे क्वेश्चन इस चैप्टर के यही है, चारों स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेंगी आपको। इसके अंदर आपको बोला गया है, देखिए, और अब CFT पढ़ने के बाद 1 मिनट नहीं लगेगा करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने में। ये ऑक्टा है बच्चों, राइट, और CN सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में है कोबाल्ट के बाद, कार्बोनिल के बाद। तो ये तो ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अच्छा, इसके बाद मुझे कोबाल्ट का डी बता दो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है कोबाल्ट में। जब जी ध्यान यही रखना, मुझे एक्स के साथ अब आपको VBT के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दिमाग में लाना पड़ेगा कि D6 का मतलब यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या है भाई, नीचे ही रहेंगे हम तो, हमें नहीं जाना ऊपर। अब चारों में से स्टेटमेंट चेक कराओ मेरे को कौन सी करेक्ट। गिरीशा, सानवी, आंसर। अब आपको बाकी स्टेटमेंट पढ़नी भी नहीं पड़ी, और इसको लेके 1 घंटा पहले नाक में दम कर रखा था लोगों ने मेरे, ये कैसे करें कैसे करें। और तभी भी मैंने कहा था मुझे आज की क्लास दे दो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से सबसे लंबा क्वेश्चन उठाया 7th वाला, जिसमें बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है। तो आज के टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आए कर लेंगे। तो अब आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं आज का क्लास टेस्ट जो मेरे सामने पड़ा उसको देखूं, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे हुए हैं मैंने। एक तो तरीका ये पूछा हुआ है D6, D7, D8, D9, और दोनों कुछ एक कंडीशन 4 स्टेटमेंट्स में दे दी। D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में ये होता है, D7 वीक फील्ड की प्रेजेंस में ये होता है, D8 फिर स्ट्रॉन्ग, D9 फिर वीक, और उसमें से चारों में से एक स्टेटमेंट करेक्ट चूज करनी है। और ये बहुत डायरेक्ट इजी क्वेश्चन आते हैं, हमारी मजबूरी में वही देने हैं जो आ रहे हैं इस टॉपिक से। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है जैसे कि मैंगनीज 2+, वो भी एक डीपीपी अभी देखी मैंने, जो फलक तुम दूसरा क्वेश्चन कह रहे थे वो यही है। आयरन 3+, ऐसे 2-3 एलिमेंट और दे दिए, मेटल और दे दिए, इनको लेके 4 स्टेटमेंट। मैंगनीज 2+ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में डायमैग्नेटिक है, आयरन 3+ वीक फील्ड की प्रेजेंस में लो स्पिन बनाता है, इसी तरह से कोबाल्ट 2+ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में कलर शो करता है। ऐसी 4 स्टेटमेंट बता लेंगे आप लोग।
आपको या तो मैं दे सकती हूं D6 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड क्या शो करते हैं, या मैं ये दे सकती हूं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर चाहिए, राइट, जो होता है 25, यानी D5 4s2 +2 का मतलब क्या है, वो 4s2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए, तो आपको अपने आप पता चल गया ये D5। या क्वेश्चन हम D5 के नाम से दे सकते हैं, पास्ट ईयर्स अगर मैं देखूं, या इससे दे सकते हैं, बात एक ही है, बट उसकी प्रैक्टिस करनी मुझे जरूरी होगी, ऐसे मैं आपके ऊपर थोप नहीं सकती। तो प्रैक्टिस करें, उससे पहले इतनी देर में जो पढ़ा है उसको सारा मैं एक लाइन में कैसे लाऊं, इतनी सारी कंडीशंस आ गई, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उस सारे को सम अप करने के लिए सिर्फ ये 2 लाइन मेरी पिछली पूरी 11 स्लाइड्स का सम है। रिवीजन के वक्त सच्चाई है, यही होना चाहिए। आप जब भी आज के बाद घर जाके इस टॉपिक को पढ़ोगे, ठीक है, डायग्राम्स वायग्राम्स हैं, टेस्ट से एक दिन पहले याद करने पड़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ये लाइन चाहिए। पूरी 11 स्लाइड्स मैंने इन 2 लाइन में समेट दी। चेक। अगर मैंने इस वाले क्वेश्चन में कोबाल्ट 2+ आपसे पूछा हुआ है, बताइए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रॉन्ग और ऑक्टाहेड्रल वीक में इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इफ इट इज आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स। पहले आपको कोबाल्ट 2+ की कॉन्फ़िगरेशन देनी होगी, जो मेरे हिसाब से शायद 3D6 बन रही है। 3D7 4s नहीं, 3D7 बनेगी, 3+ नहीं है ना, सॉरी। तो ये बन रही है 3D7। एटॉमिक नंबर इसका 27 आपको बोर्ड्स में, जेई में, नीट में, तीनों में दिया जाएगा। तो ये आपका 3D7 बना। अब 3D7 में वही टेबल का तो एक हिस्सा आ गया ना, D7। उसमें आप पहले ले लो स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस और फिर ले लो वीक फील्ड का केस। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या है भाई, गैप बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑक्टा है तो पहले ही मैंने अपने आप को तैयार कर लिया, मेरे को T2G पहले लिखना है, EG बाद में। T2G के अंदर 3 थे, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ऊपर जाने का तो मतलब ही नहीं, पहले तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे रहना पसंद करेंगे, और उसके बाद 7वां मजबूरी में ऊपर जाएगा। अनपेड कितने, 1। इस केस में क्या होगा, पहले तो T2G3 वीक फील्ड था, बाकी के 2 ऊपर कूदेंगे, EG2 अभी भी 1 रहता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, T2G4। यहां गलती होती है अनपेयर्ड नंबर बताने में, जल्दबाजी में। अभी तो आ जाता है, 2-3 दिन बाद दिक्कत होगी ना, अभी तो आज ये टॉपिक चल रहा है, लेकिन ये 2-3 दिन बाद आप लोग जब थोड़ा सा पुराना हो जाता है टॉपिक, तो इनको तो पेयर्ड ही मान लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड ही होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल मान के चल रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5 हो जाएगा, कितने थे, 7 थे, हाँ फिर तो 5 ही होगा भाई, 2 आ जाएंगे ना इधर, 7 है। तो अब हो जाएगा अनपेड मेरे से, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ ले कोई मेरे से, कलर पूछ ले कोई, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ ले, वो CFSC का कैलकुलेशन पूछ ले, राइट, सब में एक ही बात है, जिसको ये आता है आगे अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। और पीछे जाऊं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर से डी निकालना नहीं आता तो हम वैसे ही गए, तभी मैंने कहा था ऑक्सीडेशन नंबर आती है तो CFT आता है, तो ही VBT आता है आपको। क्लियर इतना? तो एक क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिया कि आप इससे कैसे पकड़ो। अब इसी DPP में जरा एक आधा ऑब्जेक्टिव देखते हैं बच्चों। आज का DPP का क्वेश्चन 4th देखो, वेंट ऑफ फैक्टर का सहारा लेना है इसके अंदर मेरे को। क्वेश्चन 4th है, एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है COCl3 और NH3 का, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया 0.558 माइनस में ऑफ कोर्स, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता ही है। तो डेल्टा TF तो हम कर ही लेंगे, 0 से इतना डिप्रेस हुआ तो डेल्टा TF आ जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, I, KF और M। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए M और कैपिटल M स्मॉल m बराबर होते हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेशन भी दे दी, शायद इसके अंदर KF भी दे दिया वाटर का। आपको देखा जाए तो I तो पता करना था। तो अब आप ये मुझे बताइए, तो इससे I निकल जाएगा। अगर मैं अभी गेस कर रही हूं, सपोज इससे ये वैल्यू पुट करी, ये पुट करी, ये पुट करी, आपका I अप्रोक्सीमेटली, आई एम जस्ट पुटिंग अ गेस, 3 आता है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, B। 3 आ रहा है ना, कॉम्प्लेक्स भी तो एक आयन होता है। अगर 3 आता है तो मतलब क्या है, एक तो आपके पास ये बना और 2 काउंटर आयन Cl- बने। वेंट ऑफ फैक्टर I अगर 3 आता है, अगर,
तो इसका मतलब बी वाला करेक्ट था। वेंट ऑफ फैक्टर अगर 2 आता तो कौन सा करेक्ट था? सी वाला। वेंट ऑफ फैक्टर अगर 4 आता, ए। इस तरह से सॉल्यूशन चैप्टर के साथ मिलके ये वाला जाता, तब मैं ये करा नहीं पाई थी क्वेश्चन। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को वहां से उठा के मैंने यहां डाला कि धीरे धीरे आपको पता लगे कि पुराने चैप्टर भी कभी भी बीच में आ सकते हैं। क्लियर है ये ऑब्जेक्टिव का? तो इस हिसाब से मैं चलूं तो काफी कुछ तो आप कर ही लोगे। अब एक दो स्पेशल केसेस बता देती हूं मैं आपको, ताकि सारी डीपीपी डुएबल हो जाए हमारे लिए। लास्ट, उसके बाद टेस्ट दे रही हूं बस। तुम मेरे से ऑक्सिलेट वाला ही पूछ रही थी कुछ अभी थोड़ी देर पहले, क्लास स्टार्ट से जस्ट पहले थोड़ा सा, कि कोई एक केस की इसमें हमने ये क्यों किया, इसमें हमने वो NH3 का था ना। जब मैंने कहा था 2-4 स्लाइड बाद आना है आपको। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना अब तक चल रहा है उसमें भूल जाएं तो बात अलग है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि भूल जाते हैं हम कोई चीज तब बात अलग है, लेकिन याद होने के बावजूद भी अगर गलत हो रही हैं चीजें, वो सिर्फ 2-3 स्पेशल केसेस के लिए। अब ये स्पेशल केसेस क्या हैं, एक बार दोबारा से वो पेज खोलिए जहां स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाई है मैंने, वो वाले पेज पे आइए एक बार। ये आज का लास्ट है, इसके बाद हम टेस्ट करेंगे। जिसपे मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाई है वो पेज खोलिए। मैंने एक जनरल सी बात बता दी, अप टिल वाटर कौन से लिगेंड्स है वीक, आफ्टर वाटर कौन से लिगेंड्स है स्ट्रॉन्ग। और अगर अब आप जब डीपीपीज करेंगे, टेस्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत जगह आप देखोगे अमोनिया स्ट्रॉन्ग है मैम, फिर भी बैक पेयर नहीं कराया। यही कुछ ऐसा ही बोल रही थी तुम। ऐसे एक दो केसेस मिलने वाले हैं जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड इस हिसाब से होते हुए भी हम बैक पेयर नहीं कर रहे। तो देयर आर सर्टेन स्पेशल केसेस, कंडीशंस जो आपको याद करनी है। कोई एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आपने ये बात ध्यान कर ली तो। वो पेज खुला रखिए एक बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, प्लीज उसे पलटिए मत, वहां पे अप्लाई करिए। अगर कोई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला केस आया 3D सीरीज में, आपने अभी तक देखा मैं 3D सीरीज से आगे तो बढ़ी ही नहीं हूं नॉमेनक्लेचर में, फिर भी मैंने प्लैटिनम सिल्वर गोल्ड लिए। लेकिन जब से VBT चालू हुई और आज CFT चालू हुई, मैंने सारे कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल, मैंगनीज यही वाले केसेस लिए। अगली क्लास के लिए रखे हुए हैं कुछ केसेस। तो ज्यादातर जो 3D सीरीज है वही आपको टकरा रही है, कोई इक्का दुक्का केसेस प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर के मिलने वाले हैं आपको। तो 3D सीरीज का मतलब क्या है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये है 3D सीरीज आपकी, जिसमें 3D में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर उनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वीक फील्ड लिगेंड अमोनिया तक है, ना कि वाटर तक। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की भी आपको मिल जाए तो वीक फील्ड लिगेंड्स मेरे को कहां तक मिल रहे हैं, जनरली ज्यादातर केसेस में तो आपको मैंने वाटर तक बताया, लेकिन +2 में यहां तक वीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फिर चाहे आपको आयरन की मिले, फिर चाहे आपको क्रोमियम की मिले, उसमें वीक फील्ड लिगेंड अमोनिया तक पहुंच गया। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है, ये एक वो चीज है जो अब आप चाहे इस सीरीज के नीचे लिखो, मैंने तो अलग से इसको हाईलाइट करना था इसीलिए लिखा। जो आपको वहां लिखवाई गई कि वाटर के आगे मैंने रेड कलर से एक एरो बना दिया, वो था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए। लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए कहां तक है, अमोनिया तक। जितने भी खराब केस हैं जिसकी वजह से आपके डाउट्स आएंगे जेई और नीट और एडवांस के पास्ट ईयर्स में, उसमें सिर्फ ये 2 लाइन एप्लीकेबल है। अब कौन से ऐसे खराब केस है मैं उनकी भी लिस्ट लेकर आई हूं, जितना मेरे को टाइम अलाउ करेगा मैं उतनी ही बताऊंगी, यहीं से अगली क्लास हम कैरी ऑन करेंगे। ये उस सीरीज के नीचे लिख लो या अलग से लिख लो, आप कहीं फंसोगे तो बचाएगा यही। ये मेरे बहुत साल का तजुर्बा है, पूरी एक क्लास सेव कर ली मैंने, पिछले 2 सालों से हमने ये ट्रिक ढूंढी है, कहीं लिखी हुई नहीं है, और ये ट्रिक कहां से ढूंढी जाके अगेन हमारी MSc की किताबों में दे रखी है। तो इस टॉपिक की प्रॉब्लम ये है कि जो MSc में जाके हमें जनरलाइजेशन मिला, उसके बेसिस पर जेई और नीट और एडवांस में क्वेश्चन आ रहे, तो वहां से सिर्फ ये उठा के ले आई मैं। सो अब आपके पास ये तो आपको 2 केस तो मैंने बता दिए,
एक केस और है सिर्फ कोबाल्ट का, अब ये आयरन 2 का लिखने की जरूरत नहीं, वो मैंने ऊपर इंक्लूड करा लिया। तीसरा स्पेशल केस है कोबाल्ट। कोबाल्ट अपने 3+ में फ्लोराइड तक वीक फील्ड है सिर्फ। मैं वो फ्लोराइड तक दोबारा दिखा दूंगी, लेकिन एक बार ये नोट हो जाए, ये हम अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के कंटेंट से उठा के ला रहे हैं, तो ये आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलता। तो कोबाल्ट 3+ में वीक फील्ड लिगेंड जो है वो फ्लोराइड तक ही है। अब इसको अप्लाई करते हैं फ्लोराइड तक। आप देख लो अपने उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मतलब ये है वो जो पर्चियां चिपकने वाली चीज है, ये कि ये आपको अलग से बनानी पड़ेगी बात। ये तीनों चीजें हो गया इतना। एग्जाम्पल्स लो, इस बात को जस्टिफाई करके देखें। और ये भी कुछ ऐसे केसेस हैं जो आप मेरे को डाउट्स में लाते, बट अब शायद ना लाओ। वाटर, वाटर मैंने जनरली क्या लिखवाया, वाटर तक क्या है, वीक फील्ड। कोबाल्ट में मैंने क्या लिखवाया आपको, कोबाल्ट 3+ में मैंने आपको क्या लिखवाया है, फ्लोराइड तक लिखवाया है। आई होप आप सबको याद हो। तो कोबाल्ट के केस में, कौन से कोबाल्ट में, 3+ में, कोबाल्ट के केस में यहीं तक है वीक। ये सारे स्ट्रांग बन गए उसमें। ऑक्सिलेटो मेरे को किसी में स्ट्रांग नहीं मिलता सिवाय कोबाल्ट 3+ के। तो ये 3 केसेस आपको याद होगा। यहां से क्वेश्चन सर्टेनली आपको ट्रस्ट ना हो, आप आज ही गूगल पे ढूंढ लो पास्ट ईयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वेश्चंस इन जेई, और देख लो पिछली जो 16 जेई हुए हैं पिछले साल, 8-8 शिफ्ट जो हुई है दोनों में, कितनों में ये इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, आपको उसी से ट्रस्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका एक केस, 2 केस बता के आपको नोट करवा के भेजूंगी मैं आज। ये कोबाल्ट 3+ नहीं है, ये क्या है, कोबाल्ट 2+। और 2+ के लिए मैंने क्या लिखवाया है, 2+ के लिए मैंने क्या लिखवाया है यहाँ पे, अप टू अमोनिया वीक है। तो वाटर वीक में आया कि स्ट्रॉन्ग में, सभी लोग देखो एक बार, वाटर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के वीक में आ गया वाटर, क्योंकि अप टिल अमोनिया मेरे को +2 में क्या मिल गया, वीक लिगेंड्स का मार्किंग मिल गई। तो उस हिसाब से वाटर क्या हो गया, वीक हो गया। अब बताइए इसमें बैक पेयरिंग होगी, नहीं होगी। मेरे को बताना इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी। D7 में तो यूं भी नहीं बच सकती कि ये तो दोनों ही सेम है। D7 तक तो दिक्कत होती है वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में। D8 होता तो मैं कहती बताई क्यों रहे हो मैम, करना ही क्या है, D8 में आप वीक फील्ड लाओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाओ, एक ही बात है। लेकिन D7 तक तो एक बात नहीं है। तो वाटर जो कि 2+ में वाटर तक लेते हैं, लेकिन 3+ में क्या लेते हैं वो भी लिखवा है। अब मेरे को यहां बताइए, यहां कोबाल्ट क्या है। अगर आपने वो बात नोट नहीं की जो मैंने अभी बताई कि कोबाल्ट में वीक लिगेंड फ्लोराइड पे ही रुक जाता है, तो आप वाटर पे रुका हुआ याद करते जो जनरल लिखवाया शुरू में, और इसको वीक मानते, वीक मानते, इसमें बैक पेयर ना करते, आपके सारा आंसर गलत आता। कोबाल्ट 3+ के केस में, ये कोबाल्ट 3+ दिया है मैंने, कोबाल्ट 3+ के केस में अगेन इसमें क्या होगा, D6 होगा, चेक कर लो एक बार, D6 होगा। इसके अंदर ये बाकी सारे के सारे कोऑर्डिनेशंस में ये वीक फील्ड है, क्योंकि वाटर के बहुत, आप देखो तो वाटर से बहुत पीछे आता है ये। लेकिन सिर्फ कोबाल्ट 3+ है जिसमें फ्लोराइड के बाद के सारे स्ट्रॉन्ग बन गए। ये बन गया स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बन गया, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी T2G6 EG0। कोई भी इसके अंदर अनपेयर्ड नहीं, कलरलेस, डायामैग्नेटिक, और जो भी कुछ और चीज पूछनी हो, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि अंदर के 2 खाली हो गए बैक पेयर की वजह से। ये वो केसेस हैं जो आप मेरे पास अगली क्लास में भी अगर लाएंगे ऑब्जेक्टिव में दिखेगा आपको, हमने पहले ही लिखवा दिए। अब मेरे को इसमें +2 और +3 में मैंने आपको लिखवा दिया ये 2 केसेस। मुझे बताओ निकल 2+ में किसमें बैक पेयरिंग होगी, कौन सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, या लो स्पिन हाई स्पिन, कुछ भी बताओ। अब मैं वीबीटी वाली हिंट नहीं दे रही, सेम क्वेश्चन मैंने वीबीटी में कराया था, बट तब कहा था इसका पैरामैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करो, इसका डायमैग्नेटिज्म। अब सेम क्वेश्चन दे रही हूं, बताइए निकल 2+ का मतलब क्या है, डी 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 बताओ। D4 है, D5 है, D7 है, क्या है,
एटॉमिक नंबर निकल का 28, D6, D8 4s2। निकल की ग्राउंड स्टेट होती है 3D8 4s2। 2 प्लस का मतलब ये गया D8। कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है? मैं वीक फील्ड लूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लूं, मेरे को फर्क ही कहां पड़ रहा है? D8 पे तो दोनों में सेम आना है। तो कहीं कॉम्प्लिकेटेड सोचते सोचते यहां भी कॉम्प्लिकेटेड मत सोच जाना। स्टिक टू बेसिक्स। पहले D8 ढूंढो, D7 ढूंढो, D6 ढूंढो, D5 ढूंढो, फिर सवाल के जवाब पे कूदो। यहाँ पे अब आपको सोचना ही नहीं, अमोनिया तक है वीक फील्ड की, वाटर तक है, मैं क्यों सोचूं? यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ना। सेम कॉपर में बताइए। कॉपर 29, D9 4s2, लेकिन एक इधर बोरो होके D10 4s1। D9 में फिर लड़ाई नहीं कोई। यानी आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में शायद D3 भी नहीं, सॉरी D3 तो मैंने वैसे ही लिखवाया था, एक ही बात है। D4 से D7 तक की तो प्रॉब्लम है। तो D8 D9 D1 D2 मिलता है तो क्या दिक्कत है, D3 मिलता है तो क्या दिक्कत है? तो ये स्पेशल केसेस आपके पास हैं, तो आपको डाउट कोई नहीं आएगा। हाँ, इनको याद करने में टाइम लगेगा, दैट आई एग्री। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके याद होगा कि अरे फिर भूल गए हम, ये बताया गया था, ये लिखवाया गया था। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ये मैंने CFT बेसिक NCERT की है।